शुभांगी, कल्पना, इन दो लोगों ने क्लास अटेंड की है, बाकी लोग भी नहीं आए हैं। हो सकता है खा रहे होंगे लोग अभी। ठीक है, चलिए। निकी ठाकुर की भी क्लास में एंट्री हो चुकी है। चलिए, खैर हम लोग अब शुरू करते हैं आगे। वॉइस और वीडियो सही है? वॉइस और वीडियो सही है? रिस्पॉन्स करिए। वॉइस एंड वीडियो क्लियर? ओके, गुड गुड। चलिए, हम लोग अब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका डिग्री तो एक लेकिन हायर ऑर्डर के होंगे। ये ऑर्डर के हायर होंगे, मतलब इनका nth डेरिवेटिव तक निकल सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इनके कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट का क्या मतलब होगा बताता हूं अभी, देखिएगा। पहले हायर ऑर्डर से क्या मतलब है, पहले वो समझिए कि हायर ऑर्डर से क्या मतलब होता है। एक डी का मतलब होता है डी डी एक्स, ये बात समझिएगा आप। एक डी का मतलब होता है पहली बार डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। D2 का मतलब होता है कि इसी को 2 बार डिफरेंशिएट कर देना। D3 का मतलब होता है इसी को 3 बार डिफरेंशिएट कर देना। D3 अपॉन डी एक्स क्यूब, 3 बार डिफरेंशिएट करना। बात समझ रहे हो? 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया। इसी तरीके से चलते आएंगे आगे तो dn का मतलब होता है dn अपॉन डी एक्स टू दी पावर n, मतलब n टाइम डेरिवेटिव कर देना। n टाइम डेरिवेटिव कर देना, और यहीं से हायर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बनता है। यहीं से हायर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है जब हम बात करते हैं एक ऐसे लिखे गए नंबर की, ए नॉट डी डी एक्स है। चलिए मान लीजिए इस तरीके से ए नॉट है, फिर ए1 है, ए1 है, D2 अपॉन डी एक्स टू है, फिर A2 है, D3 अपॉन डी एक्स थ्री है, और ऐसे करते करते मान लीजिए आपके पास an माइनस वन है, और यहाँ पे dn अपॉन डी एक्स एन इक्वल टू, अगर मान लीजिए जीरो है, आपने किसी भी एक वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ y मानिए, इंटीग्रेशन में y इक्वल टू जीरो निकलेगा। ठीक है, तो जो कांस्टेंट आगे लिखे गए हैं, इन सभी के आगे जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं, ये ए नॉट, ए1, ए2 और कहां तक an माइनस वन तक जो कांस्टेंट्स लिखे गए हैं, यही हमारे क्या है, कोएफिशिएंट है। ये क्या है, कोएफिशिएंट है। और ये जितने भी कोएफिशिएंट है सब के सब कैसे हैं, अभी कांस्टेंट है, मतलब नंबर्स हैं। नंबर्स का मतलब वही 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स हैं, कांस्टेंट है। जैसे जैसे मैं लिख दूं d2 अपॉन dx2 ऑफ y, डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस dy बाई dx प्लस y इक्वल टू जीरो। अब इन सबके आगे कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ वन है, यहाँ भी वन है। डेरिवेटिव के आगे कोएफिशिएंट जो है वो वन है, मतलब कांस्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लिखा है, मतलब ये तो फिर आगे नंबर नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, ये वेरिएबल है। ये कांस्टेंट नहीं बल्कि क्या है, ये वेरिएबल है। और अगर ये वेरिएबल है तो फिर ये बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, जो आपको चौथे सेमेस्टर में पढ़ना है। यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जो आगे के नंबर लिखे गए सारे के सारे कांस्टेंट होने चाहिए। तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे वो ये वाले मिलेंगे हमें, मतलब कि हायर ऑर्डर के तो होंगे, ऑर्डर तो हायर होगा, ऑर्डर तो हायर होगा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जो होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले होंगे। जो आगे नंबर लिखे हुए सब के सब कांस्टेंट रहेंगे, इनका कोएफिशिएंट कांस्टेंट होगा। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर बट विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। दो होते हैं, वेरिएबल कोएफिशिएंट भी होते हैं, आपको चौथे सेमेस्टर में पढ़ना है, वो आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए हमारे पास ऐसे लिखा होगा, लेकिन अब बात यहां आके फंसेगी कि सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, देखिए आपके पास इक्वेशन इसी फॉर्म का दिया होगा। मान लीजिए d2 अपॉन dx2 ऐसे लिखा हुआ है। पहला आपका डी डी एक्स ऑफ y है, फिर आप ऐसे लिखते हो d2y अपॉन dx2 है, फिर इसी चीज को आप d3y अपॉन dx3 लिखते हो, फिर आगे चलते चलते ऐसे करते करते dny अपॉन dxn लिखते हो, इक्वल टू में कितना कर देते हैं, जीरो।
तो आपको करना क्या होगा, आपको सब में से डी डी एक्स प्लस यहां से सब में से y निकालना पड़ेगा, क्योंकि y सब में है, तो y आप सब में से निकाल लीजिए बाहर, y सब में से निकाल लीजिए बाहर, प्लस डी एन अपॉन डी एक्सन निकाल लीजिए, y लगा दीजिए, इक्वल कर दीजिए 0 के। पहले वाले को आप d लिखते हैं, इसको आप d का स्क्वायर लिखते हैं, इसको आप d का क्यूब लिखते हैं, और लास्ट में चलते चलते इसको लिखते हो d का पावर n, और ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0। ऐसे करके आपको अपना डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। पहला स्टेप आपका यही होगा कि ऐसे करके आपको अपना डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर लेना है। अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया तो हमको इसी का कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, कंप्लीट सोल्यूशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है, कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालेंगे आप, कंप्लीट सोल्यूशन। आज मैं सीएफ तक पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ाऊंगा, देखिएगा, ठीक है। कंप्लीट सोल्यूशन हमेशा निकलता है y, जैसे आप यहां से y निकाले हो, अगर आप dy बाई डी एक्स लिखते हो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर है तो dy इक्वल टू क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ से y इक्वल टू मिल जाता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। आंसर y का आता है ना, तो वैसे ही यहाँ भी है, सब कुछ y में है, तो आंसर यहाँ भी y का आएगा। दो लोगों का सम होगा, दो लोगों का सम किसका, इसका होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, यही आपका इंपॉर्टेंट चीज है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या चीज, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और प्लस एक होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमेशा ही जनरल सॉल्यूशन दो लोगों का सम होता है, किसका किसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का और पर्टिकुलर इंटीग्रल का। सॉल्यूशन हमेशा दो लोगों का सम होगा, दो लोगों का जोड़ होगा। आपको दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालनी पड़ेंगी और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा, तब जाके आपका कंप्लीट सोल्यूशन निकलेगा। सीएफ निकालना, सीएफ मतलब बार बार सीएफ बोलूंगा, समझ जाना, सीएफ का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। बताइए, बात समझ में आई। जनरल सोल्यूशन दो लोगों से निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल से। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आज के टॉपिक में पूरा सीखेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन सबके फॉर्मूले होते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरा का पूरा उठा के आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। डिफरेंशियल इक्वेशन तो यही तो बेस है, यही बेस है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये मजबूत होना चाहिए तो सब कुछ आएगा आगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जाएगा, मान लीजिए यही लिखा हुआ है d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, d2y प्लस dy प्लस y इक्वल टू 0, सब में से y हटा दिया जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। केवल इसको देखोगे ना, इसको देखोगे तुम्हें लगेगा कि ये कोई इक्वेशन लिखा हुआ है जिसको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करके यहां से इसके दो रूट निकलेंगे। जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हो तो ये क्वाड्रेटिक है, मतलब डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो इसके दो रूट आएंगे। कितने आएंगे, दो रूट आएंगे। उन दोनों रूट के हिसाब से ही हमको अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहला काम आपका होगा ये फैक्टराइजेशन वाला बनाना। सवाल ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे बनाइएगा, अगर ऐसे ही दिया रहेगा तो बस यहीं से शुरू कर दीजिएगा। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, चलिए बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में, ठीक है। मेथड फॉर ऑब्टेनिंग, मेथड ऐसे लिखे, मेथड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मेथड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, मेथड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या मेथड होता है, चलिए इस पे बात करते हैं, चलिए इस पे बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या मेथड होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जहां d होता है उसको m से 0 कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, एंड राइट साइड 0, एंड राइट साइड को क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं, राइट साइड को 0 बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर ले, अगर ऐसे लिखा हुआ है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 4, ऐसे लिखा हुआ है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 4 लिखा हुआ है, और यहाँ निकाल लिया आपने y कॉमन बराबर 0। डी का कोएफिशिएंट कौन है, 2 है, डी का कोएफिशिएंट कौन है, 1 है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है।
निकाल लिया, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है। तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले डी को रिप्लेस करना पड़ेगा एम से, देना एम स्क्वायर 2m + 4 हो जाएगा। y को छोड़ दीजिए, केवल इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, राइट साइड 0 लिखते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे और हम किसका मान निकालेंगे, m के पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे। एक निकले तो एक निकालेंगे, दो निकले दो निकालेंगे, तीन निकले तीन निकालेंगे, चार निकले तो चार निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री है तो 2 ही आएंगे, आएंगे ना, 2 आ गए। फॉर एग्जाम्पल तो ये लिख लेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल में इसे लिखिएगा। ऐसे पहले बनाना है, पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए, हमको पहले ये बनाना है। फिर क्या करना है देखिएगा, अगर ये बन जाए तो दूसरे स्टेप पे आपको करना क्या है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है एंड फाइंड रूट्स ऑफ m और वैल्यूज ऑफ m। m की वैल्यूज आएंगी, m की वैल्यूज आएंगी ना, गुड आफ्टरनून, m की वैल्यूज आएंगी। तीसरा स्टेप क्या कहता है, on the basis of m we will make कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को मैं बार बार CF लिखूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ m, m कैसा होगा उसकी बेसिस पे ही आपको अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, ठीक है। देखिए बात समझिए, टाइप्स ऑफ m, m के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, m किस किस तरीके का हो सकता है। देखिए जरा, m होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये हो सकता है, इफ m हैज डिस्टिंक्ट, का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। रियल रूट्स मतलब 1 2 3 4 5 -5 -6, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, रियल रूट होना चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट से m1 एंड m2, मान लो 2 वैल्यूज आ गई m की, m1 और m2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो लिखा जाएगा c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, c1 c2 जहां कांस्टेंट है, where c1 and c2 are arbitrary constant। बात बहुत ध्यान समझिएगा, अगर m1 m2 दो अलग अलग लोग आते हैं तो लिखा जाएगा c1 e टू द पावर m1x, c2 e टू द पावर m2x। अगर हम ये मान के चलते हैं, लेट रूट्स आर मतलब कोई याद होना चाहिए एकदम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना एकदम तगड़ा याद होना चाहिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल की तो फॉर्मूला है ही, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 3 फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, 3 ही आते हैं एग्जाम में अक्सर, वो 3 आपको याद होने चाहिए। पहला ये कि m की 2 अलग अलग वैल्यूज आती हैं तो ऐसे लिखेंगे, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, मान लीजिए अल्फा बीटा है तो क्या बन जाएगा, c1 e टू द पावर अल्फा x, c2 e टू द पावर बीटा x। कोई बच्चा बोलता है सर अगर 3 डिग्री होती और तीसरा भी अगर आ जाता तो क्या करते, भाई इसी में ऐड कर देते ना, इसी में क्या करते, प्लस c3 e टू द पावर m3x भी कर देते, और यहां आता गामा मान लेते तो c3 e टू द पावर कितना हो जाता, गामा x कर देते, तो तीसरा भी आ जाता वैसे करके। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब m1 m2 m3 सब अलग अलग होंगे, रियल होंगे, तब लगेगा। बताओ पहला वाला m का टाइप समझ में आ गया, बताओ m की पहली टाइप समझ में आ गई। जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ ठीक है, m की पहली टाइप आ गई। दूसरी टाइप की बात करते हैं, इफ m हैज इक्वल एंड रियल रूट, यानी m के 2 मान तो आ रहे हैं, m के 2 मान तो आ रहे हैं लेकिन सेम आ रहे हैं, इक्वल तो है लेकिन रियल भी है। इक्वल एंड रियल रूट्स मतलब जैसे 2 2 3 3 -1 -1 ऐसे आ गया, यानी मान तो है रियल भी है, इक्वल आ जाए तो उस केस में क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री मान लो से मान लेते हैं इस तरीके से कि 2 वैल्यूज हैं, m की 2 वैल्यूज आ गई हैं, m1 और m2 दो अलग अलग वैल्यूज आई हैं, और ऐसे लिखिए m1 और m2 दोनों ही बराबर आई हैं तो किसके बराबर मान लीजिए, m के बराबर मान लीजिए, किसके बराबर, m के बराबर मान लीजिए, मान लिया। तो क्या लिखोगे जरा देखना, क्या लिखोगे तुम उस केस में, क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे c1 e टू द पावर, सर ये भी mx रहेगा, और c2 e टू द पावर ये भी सर mx रहेगा,
तो ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिखा जाता है। देखिए क्या करते हैं, दो अलग अलग वैल्यूज हैं, सॉरी इक्वल हैं लेकिन रियल रूट्स हैं, तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे लिखते हैं, C1 प्लस C2x e टू द पावर mx। याद होना चाहिए, C1 प्लस C2x e टू द पावर mx, ये सेम रूट की कहानी है। अगर मान लीजिए इफ अगर तीन रूट हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं और तीनों के तीनों सेम आ जाते हैं, तीनों के तीनों सेम आ जाते हैं, तीन आते हैं लेकिन तीनों के तीनों सेम आ जाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा C1 C2x C3, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे x का पावर बढ़ेगा, x स्क्वायर, देखो यहाँ कोई x नहीं है, एक x है, दो x है, और e टू दी पावर कितना हो जाएगा mx, जो वही m की वैल्यू आई रहेगी वही लिख देंगे यहाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर ले, m की तीन वैल्यूज आ गई, 1 1 एंड 1, m की तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, m की तीन वैल्यूज 1 1 एंड 1। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? C1 प्लस C2x C3 ऑफ x स्क्वायर, और हो जाएगा e टू दी पावर m की वैल्यू 1 है तो यहाँ हो जाएगा x। यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। बताओ बच्चा लोग, बताओ। बस जरूरत है m के मान निकालने के, सवाल लगवाऊंगा, देखो धड़ल्ले तुम लोग को समझ आएगा सब कुछ। तुम लोग भी खुद लगा दोगे आके, यार बहुत तेज हो तुम लोग। बता दो, रोमन, रत्नेश, शुभांगी, कल्पना, सोनी, निक्की, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दो हो गए, m के दोनों टाइप पढ़ लिए हम लोगों ने, रियल इक्वल पढ़ लिया, रियल डिस्टिंक्ट पढ़ लिया। अब मान लीजिए अगर आपके पास रूट्स आ जाते हैं इमेजिनरी, तब क्या होंगे? अगर रूट्स आपके पास इमेजिनरी आ गए तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? जैसे अब कुछ अंडर रूट में आ गया, जैसे नेगेटिव में 5 आ गया ऐसे, तब तो y तो इमेजिनरी बनेगा ही बनेगा। इमेजिनरी बन गया तो क्या करोगे? देखो क्या करोगे, बता रहा हूं अभी। तीसरे केस पे आते हैं, इफ m हैज इमेजिनरी रूट्स, अगर इसके पास इमेजिनरी रूट्स आ गए, मान लो कि m की वैल्यू समथिंग इस तरीके से आ गई, अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में आ गई, इमेजिनरी आ गई, इमेजिनरी आ गई, तो तीन केसेस से CF लिख सकते हैं, तीन बार CF लिख सकते हो आप, तीन तरीके से, तीनों तरीके सही है, इसमें से तीनों के तीनों तरीके सही है। ठीक है, पहला तरीका मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते रहेंगे आगे अभी तक, e टू दी पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स C2 sin बीटा एक्स। ठीक है, ये पहला है, ये लिखने का पहला तरीका है कि आपके जो रूट्स दिख रहे हैं अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में दिख रहे हैं, e टू दी पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स C2 sin बीटा एक्स। मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि बताइए इक्वल रूट्स हो, रियल हो, तो क्या फॉर्मूला होता है? C1 प्लस C2x e टू दी पावर mx, ये होता है। अलग अलग रूट्स होते हैं तो C1 e टू दी पावर m1x, C2 e टू दी पावर m2x, C3 e टू दी पावर m3x, ऐसे चलता रहता है। लेकिन अगर इमेजिनरी रूट्स आ गए तो अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में होंगे, और अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में होंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये रहेगा, ये हमारा CF है, ये हमारा क्या है? ये CF है। यही CF के तीन टाइप्स हो सकते हैं, ये CF के तीन टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, CF के तीन टाइप्स। दूसरा टाइप होता है C1 e टू दी पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस C2, एक ये रहता है C1 e टू दी पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस C2, ऐसा रहेगा, साइन बीटा एक्स प्लस C2, साइन बीटा एक्स प्लस C2। या अगर आप साइन से नहीं लिखना चाहते हो तो आप सेम चीज कॉस से भी लिख सकते हो, दोनों सही है। कॉस होगा, यहाँ कितना हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, बीटा एक्स प्लस C2। तीन तरीके हो सकते हैं, e टू दी पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, ये हम लोग मोस्ट ज्यादा यूज करेंगे, सबसे ज्यादा यूज होगा। उसके बाद ये वाला यूज होता है, या तो ये, कोई भी लिख दो, तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तीनों में से तुम कोई भी लिख सकते हो, चलेगा काम। ठीक है, पहला वाला ज्यादा यूज करना बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए एक लास्ट टॉपिक और बढ़ गई है, अगर अगर m के पास, अगर m के पास इरेशनल रूट्स आ जाते हैं, मतलब m की वैल्यू √2 आ जाती है, √3 आ जाती है, तब क्या करोगे? √2 या √3 आ जाए तब क्या करोगे? इफ m हैज इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स, अगर m के पास इरेशनल रूट्स आ जाते हैं तो बड़ा सिंपल सा एक तरीका क्या रहता है, देखिए
अगर ऐसे आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स ना आकर के ऐसे आ जाए, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा ऐसे आ गया, तब बताओ इमेजिनरी तो नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, रियल ही है, लेकिन इरेशनल है, इरेशनल ना। तो एम मान लो इस तरीके से आ गया, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा आ गया, तो एम की यही दो मान है, एम के दो ही मान है, कौन है, एम के दो मान है। मान लो कि m1 तुम्हारा कौन हो गया, अल्फा एक प्लस के साथ हो गया, और एक कौन हो गया, m2 हो गया तुम्हारा माइनस के साथ, माइनस के साथ। अब दो अलग अलग मान आ रहे हैं, तो कैसे CF लिखा जाता था, दो अलग अलग मान पे CF कैसे लिखते हो, C1 e टू द पावर पहला वाला बीटा एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स रहेगा बाद में, एक्स है लास्ट में, ठीक है, एक्स लास्ट में है, देखिए एक्स यहाँ लास्ट में है, ठीक है, एंड प्लस C2 e टू द पावर अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। देखो इतने सारे तरीके हैं, इतने सारे तरीके हैं CF लिखने के, इतने सारे तरीके आपके पास हैं CF लिखने के, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और सवाल इनसे बाहर जाने वाला नहीं है, सवाल इनसे कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल बहुत सही है, इतने ही आपके साथ आएंगे हमेशा, साथ इतनों से ही मिलना है आपको। बताइए, किसी भी तरीके से पहले कॉपी पे लिखते रहिएगा, जब m के जो भी मान आए उसी मान के अकॉर्डिंग आपको CF लिखना है, m के जो भी मान आएंगे उसी मान के अकॉर्डिंग आपको CF लिखना है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस शुरू की जाए, प्रैक्टिस शुरू की जाए और देखा जाए कि कैसे हम लोग को CF निकालने के लिए मिलता है, कैसे CF निकालने के लिए मिलता है। अभी मैं बस ऐसे लिख रहा हूं, अगर लिखूंगा फाइंड जनरल सोल्यूशन, फाइंड जनरल सोल्यूशन, तो याद रखना CF भी निकालना है और PI भी निकालना होता है, ठीक है, CF भी निकालना होता है और PI भी निकालना होता है, लेकिन अभी मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो फाइंड CF, केवल CF, केवल CF पे अभी दिमाग लगाते हैं और CF ही फाइंड आउट करेंगे अभी, ठीक है, अभी CF पे दिमाग लगाते हैं और CF फाइंड आउट करते हैं, ध्यान समझिए, ठीक है, CF पे दिमाग लगाते हैं और CF निकालते हैं। सवाल है हमारा dq(y) अपॉन dx³ dq(y) अपॉन dx³ प्लस 9 टाइम्स ऑफ, सॉरी माइनस 9 टाइम्स ऑफ d2y अपॉन dx², देखो कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, प्लस 23 dy/dx, ठीक है, एंड देन माइनस 15y इक्वल टू 0, एंड देन माइनस 15y इक्वल टू 0, 15y इक्वल टू 0, ये है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देखिए पहले बनाना पड़ेगा, इसको लिख सकते हो कितना, d³ माइनस 9d2y 23dy माइनस 15y इक्वल टू 0, d³ माइनस 9d² प्लस 23d माइनस 15 का y इक्वल टू 0, सही है। हमें इसी को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे ऑक्सिलरी बनाते हैं, ऑक्सिलरी बनाने के लिए d को m से रिप्लेस कर देते हैं, 9m² 23m माइनस 15, राइट साइड को 0 करते हैं और y नहीं लिखते उसमें, ठीक है। चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक के कितने रूट आएंगे, 3 रूट आएंगे, क्यूबिक के 3 रूट आएंगे, तीनों निकालने पड़ेंगे, एक निकालना पड़ेगा गेस मेथड से, क्या रखोगे 0 हो जाएगा, क्या रखोगे 0 हो जाएगा, 1 रख के देखो, 1 हुआ, माइनस 9 हुआ, 23 हुआ, माइनस 1 हुआ, कितना हो जाएगा देखो, 15 और 9 माइनस 24, माइनस 24 और 1 माइनस 23, माइनस 23 और प्लस कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब खत्म, ठीक है। यानी कि m की वैल्यू 1 रखने पे ये 0 बन जाएगा, m की वैल्यू 1 रखने पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो m इक्वल टू 1 रखने पे 0 हो रहा है, देन m माइनस 1 विल बी अ फैक्टर, विल बी अ फैक्टर, ये एक फैक्टर होगा। अगर m इक्वल टू 1 रखने पे 0 हो रहा है तो x m में से इधर लाइए 1, m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, और जो फैक्टर होता है उससे डिवाइड करने पे कभी भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। जो फैक्टर होता है, जैसे 16 का एक फैक्टर 4 है, तो 4 से डिवाइड करोगे 16 में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कुछ भी शेषफल नहीं आएगा, पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, m माइनस 1 से डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने के बाद इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, 2 डिग्री का बचेगा, 2 डिग्री वाले तुमको करने आते हैं, 2 डिग्री वाले तुमको करने आते हैं, लेकिन मैं आज जीवन में कभी भी फैक्टराइज में डिवाइड करके नहीं करना चाहता हूं, डिवाइड करके हमें बहुत बेकार लगता है। तो डिवाइड से बचने के लिए आपके पास एक तरीका ये है कि आपके पास m माइनस 1 फैक्टर मिल गया ना, इस m माइनस 1 को क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 बार लिख दीजिए, m माइनस 1 3 बार लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिया। यहाँ क्या बनाना है, m क्यूब, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, m स्क्वायर से करना पड़ेगा, लेकिन ये m क्यूब तो बना देगा, लेकिन आगे यहाँ भी तो करेगा, माइनस m स्क्वायर देगा, हमें माइनस 9m स्क्वायर चाहिए, यहाँ मिल माइनस m स्क्वायर रहा है, तो एक काम करते हैं 8m से इधर कर देते हैं,
-8m से कर दोगे अगर तो -8m² यहाँ पे, -m² यहाँ, -9m² हो गया। यहाँ कितना मिलेगा? +8m, हमें चाहिए 23, तो कितना चाहिए? +15 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 15m यहाँ से, 23m और कितना +8m यहाँ से, मतलब 15m 8m 23m हो गया, और -15 आपको लास्ट में बनता हुआ अपने आप दिखेगा, देखिए -15 बराबर कितना हो गया? 0। m-1 सब में से कॉमन है, m² -8m + 15 निकाल लेंगे, डिवाइड करके देखते आप तो भागफल यानी कोसेंट यही आता, आपका कोसेंट वही आता। मैं कभी ऐसे नहीं निकालता था, मैं ऐसे ही हमेशा जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप भी करिए। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो आपको वही नंबर मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 5m मिलेंगे, 3m मिलेंगे, +15 मिल जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। m-1 आ जाएगा हाथ में, यहाँ से m कॉमन कर लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा? m-5 आ जाएगा, -3 कॉमन कर लेंगे तो m-5 आ जाएगा, बराबर का हो जाएगा 0। ठीक है, फिर m-1 मिल जाएगा, यहाँ से m-5 मिल जाएगा, m-3 मिल जाएगा, बराबर का हो जाएगा 0। और m के यहाँ से 3 मान आएंगे, 1 3 और कितने आएंगे? 5। देख लीजिए m के 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट मान आए हुए हैं, रियल भी है डिस्टिंक्ट भी है। m हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज, m हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज, m के पास रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। क्या क्या है? तीनों है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा बताइए? जब भी हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है तो क्या करते हैं? देखो अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू है तो सबके पावर में m1 m2 m3 करते चले जाते हैं, सबके पावर में m1 m2 m3 करते चले जाते हैं। तो कितना बन जाएगा? देखिए ध्यान समझिएगा, बन जाएगा c1 e⁻ m1 कौन है आपका? 1 है, तो x लिखिए 1x प्लस प्लस कितना हो जाएगा? c2 e⁻, दूसरा कौन है? 3x है, दूसरा कौन है? 3x है, e⁻ कितना हो जाएगा? 3x प्लस c3 e⁻ कितना हो गया? 5x हो गया। यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। बताइए, बताओ रत्नेश, रोमन, शुभांगी, सोनी, निक्की, श्रेयांशी, बताइए बताइए, कोई दिक्कत है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आसान है ना? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना इजी है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बहुत आसान होता है। बस आपको तरीके पता होने चाहिए, फॉर्मूला पता होने चाहिए कि रियल डिस्टिंक्ट आगे तो क्या करना है आगे। ठीक 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 है, गुड, चलिए। हाँ इजी है। पीआई में थोड़ी सी मेहनत रखने से रहेगी लास्ट में बस, और वो स्टार्टिंग क्वेश्चन में नहीं, लास्ट के 1-2 केसेस में पीआई में मेहनत आती है बस, स्टार्टिंग में तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, आप तुरंत कर देंगे उसको। सीएफ आ जाएगा, पीआई निकाल लेंगे, सीएफ और पीआई को जोड़ के कंप्लीट सोल्यूशन निकल जाता है, लेकिन अभी सवाल में केवल सीएफ का करा रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी आपके लिए केवल सीएफ इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला एक सवाल करते हैं, चलिए अगला एक सवाल करते हैं, इसको करके देखा जाए क्या वैल्यू आती है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, d3y/dx³ d3y/dx³ माइनस 3d2y/dx2 प्लस 4y इक्वल टू 0। क्या निकालना है? फाइंड सीएफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ट्राई करिए, कोशिश आप लोग भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। सीएफ के 2-3 सवाल और लगेंगे तब रत्नेश छुट्टी होगी, अभी सीएफ के 2-3 सवाल अभी और लगेंगे तब छुट्टी होगी आपकी। 2 लगेंगे, एक ये लगेगा, इसके बाद एक और लगेगा, एक इसके बाद लगेगा, और फिर आपको कुछ होमवर्क दिए जाएंगे सीएफ निकालने वाले, उसके बाद हम लोग कल पीआई से कहानी स्टार्ट कर देंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल से, ताकि जनरल सोल्यूशन निकाला जाए, बार बार सीएफ निकाले क्या होगा फिर। चलिए इस सवाल को करने का थोड़ा मादा दिखाइए, कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए समझिए बात को। कितना है ये? d3y है, ये 3d² है, और ये केवल 4y है, बराबर का हो गया 0, हो गया 0। यहाँ से d³ माइनस 3d² प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू 0। क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा यहाँ से? ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा यहाँ से? ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा m का क्यूब 3m² प्लस 4 बराबर 0। जरा सोचिए क्या रखा जाए 0 बन जाए, क्या रखा जाए कि ये 0 बन जाए? तो m की वैल्यू अगर आप -1 पुट करते हो तो -1 का क्यूब -1 ही आएगा, आएगा ना? यहाँ आएगा तुम्हारा फिर से 3 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही आता है, -3 ही रहेगा प्लस 4, देखो हो गया 0, हो गया 0।
यानी कि m इक्वल टू -1 रख सकते हो। m इक्वल टू -1 रखने पे एक फैक्टर, ये क्या बनेगा, ये रूट बनेगा। क्या है ये रूट है, रूट है। सो इधर लेके आइए इसको, m+1 विल बी अ फैक्टर, विल बी अ फैक्टर। ये हमारा एक फैक्टर बन जाएगा, ये एक फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर बन जाएगा तो 3 बार लिखेंगे, क्योंकि क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक है तो 3 बार लिखेंगे। m-1 m-1 3 बार मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने 3 बार लिख दिया। देखिए 3 बार लिख दिया, m-1 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 3 बार हो गया, 3 बार हो गया। क्या बनाना है पहले, m क्यूब, तो m² से मल्टीप्लाई करिए, आएगा m²। अब लेकिन देखिए m² यहाँ जाएगा तो -m² देगा, चाहिए -3m², यहाँ केवल -1m² मिल रहा है, -2m से इधर मल्टीप्लाई कर दो, -2m² यहाँ से, -m² यहाँ से, -3m² हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2m आएगा, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, m है ही नहीं भाई, यहाँ तो +2m आ रहा है, लेकिन यहाँ +2m नहीं है, तो हमको यहाँ क्या करना, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। एक बार देख लिया जाए, 4 है और m-1 m-1 वाले फैक्टर बन रहे थे, सही किया ना, ठीक है ना, ये देख लिया जाए, 4m है, -m² यहाँ पे बचा हुआ है, -m² हो गया, और यहाँ पे +m² था क्या, सवाल से देख लेते हैं एक बार, +4 है, सही है ना ये, एक बार देखते हैं करेक्शन का, क्वेश्चन में ठीक लिखा है, d3y dx2 +4y, सही है क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व किया तो कितना मिल रहा है, -4m², एक बार देखिए, हाँ ओहो, m+1 फैक्टर है ना, मैंने m-1 फैक्टर 3 बार लिख दिया है, m+1 फैक्टर है, ठीक है, m+1 तो मैंने m-1 3 बार लिख दिया था, m+1 फैक्टर है, m+1 को 3 बार लिखिए, वो लास्ट वाला नंबर बराबर आना ही चाहिए, m+1 को 3 बार लिख दिया, m क्यूब चाहिए तो यहाँ m² चाहिए, m² यहाँ मल्टीप्लाई करके +m² देगा, हमको यहाँ माइनस में चाहिए तो -4m से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, -4m से करना पड़ेगा, तो -4m² हो जाएगा, और m² -3m² बच जाएगा। हमको यहाँ आगे देखो कोई भी m नहीं है, बस m वाला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ -4m आ रहा है, तो हमको यहाँ पे +4 रखना पड़ेगा, ताकि +4m -4m कट के m ही खत्म हो जाए, और लास्ट वाला +4, हमेशा +4 आना चाहिए लास्ट में मल्टीप्लाई करने पे, बराबर 0, बराबर 0। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, चलिए यहाँ से वैल्यू निकालिए, कितना आएगा देखिए, m+1 तो कॉमन है, निकल गया 3 बार में से, निकल गया, क्या बचा, m² -4m, और कितना आ गया, +4 आ गया, बराबर 0 हो गया, +4 बराबर 0 हो गया, m+1 आ गया, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, m², और ये देख रहे हो ये क्या है, ये सिंपली 2m -2m +4 बराबर 0, m+1, और यहाँ कितना आ गया, m कॉमन कर लेंगे, m-2 कॉमन कर लेंगे, m-2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, m+1 निकाल लेंगे, m-2 निकाल लेंगे, और m-2 निकाल लेंगे, बराबर कितना हो गया, 0। m के कितने मान आ रहे हैं, m बराबर एक आ रहा है -1, एक आ रहा है 2, और एक आ रहा है 2, बताओ, आ रहा है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, m के 3 मान आ रहे हैं, m के यही 3 मान आ रहे हैं, ठीक है, m के यही 3 मान आ रहे हैं, जिसमें से लास्ट के 2 बराबर हैं, लास्ट के 2 बराबर है, एक अलग है, भाई जो अलग है उसके लिए तो रूल लगाते ही हो ना, जो अलग है उसके लिए क्या रूल लगाओगे, ये अलग अलग दो, लास्ट में 2 सेम हो रहा है, इनके सेम वालों के लिए तो सेम वाला रूल लगेगा, सेम वालों के लिए तो मैं सेम वाला रूल लगाऊंगा ही लगाऊंगा, कहाँ, सेम वाले के लिए कौन सा रूल लगाएंगे, सेम वाले के लिए सेम वाला रूल लगाएंगे, देखो यहाँ पे सेम वालों के लिए मैं सेम वाला रूल लगाऊंगा, लेकिन जो अलग है, जो अलग है उनके लिए अपना अलग रूल है ना, ये अलग है, ये बोलेगा कि हम हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, c1 e⁻m1, यही पहला m1 है, तो ये कहेगा -x लिखिए, बाकी आप दोनों लोग सेम है तो हमसे उससे मतलब नहीं है, लिखिए ऐसे c2 + c3x, सेम वालों के लिए यही कहानी चलती है, देखिए सेम वाले क्या थे, सेम वाले क्या थे, देखिए सेम वाले में क्या होता है, अगर m1 m2 सेम है तो c1 + c2x, ठीक है, अगर m1 m2 सेम है तो c1 + c2x, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे c1 + c2x e⁻, कितना, दोनों सेम हो, कितना है, 2x है, लिखिए 2x, यही आपका सोल्यूशन, c1 e⁻−x अलग था तो निकल गया बाहर, c2 + c3x e⁻2x वो सेम थे, इसलिए सेम वाले रूल से सॉल्व हुए हैं। बता दो बच्चा पार्टी लोग, क्या लगता है इस क्वेश्चन में कुछ होगा कि नहीं होगा हमारा जिंदगी में, बताओ, सही है, मजा मा, बताओ निकी, कोई डाउट नहीं ना आएगा इसमें, अब जो सेम उनके लिए सेम वाला रूल, जो अलग है उनके लिए अलग वाला रूल, पानी पी लेते हैं।
गुड, चलो एक और, वन मोर, इसके बाद हम लोग के सीएफ की कहानी खत्म रहेगी। सीएफ पे तुम लोग होमवर्क में निकाल के लेके आओगे, देखते हैं कौन कैसे फैक्टराइज करके लेके आता है घर से। क्वेश्चन, फाइंड सीएफ, फाइंड सीएफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। सीएफ d2y अपॉन dx2 d2y अपॉन dx2 प्लस 4dy बाई dx प्लस 4dy बाई dx, ठीक है, एंड प्लस 13y इक्वल टू जीरो। चलिए इसको सॉल्व करना है, फटाफट करते हैं, देखिए तुरंत देखिए कितना हो जाएगा। d2y कितना हो गया ये, d2y 4dy 13y बराबर 0। यहां से निकालेंगे तो d 4d कितना हो गया d2, और ये हो गया तुम्हारा 4d प्लस 13 ऑफ y इक्वल टू 0। अब निकालते हैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, निकाल लेते हैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखिए ध्यान समझिएगा एकदम, कितना बन जाएगा ये, एम स्क्वायर 4m प्लस 13 बराबर 0 प्लस 13 बराबर का कितना बन गया बेटा 0, कितना बन गया 0 बन गया। इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने के लिए कोई नंबर तो मिल रहा है हमको, 13 किसी का पहाड़ा में ऐसे आएगा नहीं और 4 फैक्टर बनेगा नहीं, तो लगाते हैं वही एसडीआर वाला फॉर्मूला, श्रीधराचार्य रूल। क्या आएगा, फॉर्मूला होता है माइनस बी, एम की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, इसे निकलेगी। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी, तो माइनस 4 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू ए कौन है आगे 1 है, और यहाँ 13 है, तो 4 का एक में 4 और 13 चौके कितना हो गया 52 हो गया, 52 एंड डिवाइड बाय कितना हो गया 2 इंटू ए की वैल्यू 1 ही है तो 1 लिखेंगे। सॉल्व होके कितना आएगा, देखो सॉल्व होके कहाँ तक पहुंचेगा ये, एम की वैल्यू आएगी -4 प्लस माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा 52 है, 52 10 गया 42, 42 में 6 गया कितना हो गया 36, कितना हो गया 36 हो गया, माइनस में ना माइनस 36 हो गया, एंड डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही है। अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस अंदर ले सकते हो, 36 गुणे -1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -4 प्लस माइनस 36 बाहर निकल के 6 हो जाएगा, अंडर रूट -1 बच जाएगा अपॉन 2, फिर -4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 6i, ये वैल्यू i बन गई अपॉन 2, 2 इसके नीचे जाकर काट देगा -2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3i, ये m की वैल्यू आ गई। एक प्लस में आ रही है एक माइनस में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, m की वैल्यू आ रही है लेकिन ये इमेजनरी आ रही है। कैसी आ रही है, इमेजनरी आ रही है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो आ रही है वो इमेजनरी आ रही है। m हैज इमेजनरी रूट्स, m हैज इमेजनरी रूट्स, m हैज इमेजनरी रूट्स। अगर रूट्स इमेजनरी होंगे, अगर रूट्स आपके इमेजनरी हो जाएंगे तो इमेजनरी में क्या होता था बताइए, m की वैल्यू आ रही है -2 प्लस माइनस 3i, ये वैल्यू आ रही है, तो m के पास इमेजनरी रूट्स हो गए तो अल्फा कौन हो गया, अल्फा हो गया -2, अल्फा आगे का होता है, अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में होना चाहिए, तो अल्फा आपका हो गया -2 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो 3 तरीके से लिख सकते थे ना। पहला तरीका क्या था, c1 e टू द पावर अल्फा x, c1 e टू द पावर अल्फा x, फिर कितना था c2 sin बीटा x प्लस c2 cos बीटा x, c3 cos बीटा x, ये करते थे, यही करते थे, चाहे इसमें रख दो, चाहे तुम्हारे पास तरीका था अल्फा x sin बीटा x प्लस c2, चाहे इसमें रख दो, चाहे तीसरा तरीका होता था c1 e टू द पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस c2। तो हम हमेशा कहते हैं कि पहले वाले को हम प्रेफरेबल मानते हैं, तो हम पहले वाले में ही रखेंगे, आप लोग की मर्जी, हम पहले वाले में रखते हैं हमेशा। तो हमारा जो CF आएगा वो तो आएगा भाई c1 e टू द पावर अल्फा की वैल्यू हमारे पास -2x है, -2x, c2 sin बीटा की वैल्यू कितनी है 3x है, और प्लस यहाँ आ जाएगा c3 cos 3x। हमारा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यही आया है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म सॉरी इसमें इमेजिनरी फॉर्म में आएगा तो इमेजिनरी फॉर्म में आप इसी तरीके से करेंगे, इमेजिनरी फॉर्म में आए तो इमेजिनरी फॉर्म में आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। समझ गए बात, बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम लोग आज होमवर्क क्वेश्चन आपको देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है फाइंड CF, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिएगा, निकाल के लेके आएगा, देखिए कैसे निकालते हैं आप लोग। d+1 का स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू 0, पहला आपका सवाल यही है, ठीक है, ये है। दूसरा सवाल आपके लिए d पावर 4 + 1 ऑफ y इक्वल टू 0, चलिए इसका निकालिएगा। तीसरा सवाल आपके लिए है d पावर 4 - 2d³
d पावर 4 माइनस 2d क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 माइनस 2d प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू 0 एंड फोर्थ इज, चौथा क्वेश्चन आपके लिए है d क्यूब y अपॉन dx क्यूब माइनस 6 d2y अपॉन dx2 ठीक है, एंड प्लस 11 dy बाई dx 11 dy बाई dx माइनस 6 ऑफ y इक्वल टू 0 माइनस 6 ऑफ y इक्वल टू 0। ठीक है, ये इतने सवाल है आपके लिए, ये चारों के चारों CF निकालने हैं, चारों के चारों CF आपके DIY क्वेश्चन है, ये चारों के चारों CF आपके DIY हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, कल हम लोग पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, PI कैसे निकालते हैं, PI कैसे निकालते, देखना इस तरीके से बताऊंगा कि आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी एकदम हलवा लगेगा। जैसे आपको अभी CF आसान लग रहा है, वैसे ही आपको PI भी बहुत ईजी लगने वाला है। ठीक है, वैसे ही आपको PI बहुत आसान लगेगा। तो हम लोग कल अब क्लास चलाएंगे, कल दोपहर 2 बजे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। लेकिन सवाल करके आइएगा, सवाल करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।